नमस्कार साथियों। आज हम लोग जीवों की विविधता में कल जहां से खत्म किए थे, मतलब क्लास को ऑफ किए थे, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है ना। जीवों को कितने 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन थे। पहला आपका मोनेरा है ना, प्रोटिस्टा, टिस्टा, फंजाई, प्लांटी प्लांटी और एक जो आपका था वो क्या था, एनामेलिया, है ना, एनामेलिया करके। ये हम लोग कल के क्लास में मैंने बताया था कि इन 5 ग्रुपों में बांटा गया। इन 5 ग्रुपों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं 5 ग्रुपों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोनेरा पर, है ना। मोनेरा से डिस्कस करते हैं कि मोनेरा होता कैसा है, किस प्रकार के जीव को हम लोग मोनेरा कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले कि जो मोनेरा जीव जो होता है, जो भी जीव जंतु मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, उसमें संगठित केंद्रक और किसी भी प्रकार की कोशिका, जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। और उनके शरीर जो होते हैं वो भी एक कोशिकीय ही होते हैं, अर्थात ये बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब कि इनमें ना तो केंद्रक संगठित होता है, ना इनमें कोशिकांग होते हैं, और ना ही ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। इनमें कई प्रकार की विविध लक्षणें, यानी कि अलग अलग प्रकार की लक्षणें भी पाई जाती हैं। जैसे इनमें होता क्या है कि कुछ में तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। खासतौर से कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांटी पौधे होते हैं, कि जो पौधे वाले जो कोशिका होते हैं, प्लांटी कोशिका होती है, उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसी प्रकार से इन मोनेरा में भी कोई मोनेरा ऐसा भी होता है जिसके कोशिका के ऊपर में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। और कुछ में नहीं भी ये पाई जाती है, ठीक है ना। और यही कारण है कि बहुत सारे जो मोनेरा वर्ग के जो जीव होते हैं ना, वो तुलनात्मक रूप से एक जैसे, यानी कि समान रूप का नहीं होता है। इनमें विविधताएं पाई जाती है। अगर बात करें पोषण के स्तर का, तो पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी और विषम पोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इट मीन कहने का मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित भी कर सकते हैं, या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जंतु पर निर्भर कर सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए उदाहरण के, तो इसमें आपको जीवाणु आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। कौन कौन आते हैं, तो एक तो आपका हो गया जो जीवाणु है, ये आते हैं। इसमें शैवाल, ठीक है ना। कौन आते हैं, शैवाल, नील हरित शैवाल, है ना, नील हरित शैवाल जो नीले हरे रंग के होते हैं, ये आते हैं। और इसमें इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। इसके अलावा इसमें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जो कि जैसे शैवाल जो है, ये खुद अपना भोजन तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये जो है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मोनेरा। अब आते हैं दूसरा नंबर, मोनेरा के बाद कौन था, प्रोटिस्टा, है ना। दूसरा कौन है, तो प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा समझ में आ गया, मोनेरा कैसा होता है। तो सिंपल वर्ड में यह कह सकते हैं कि मोनेरा जिसके अंतर्गत कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो कोशिका है वो असंगठित होगा, इनमें केंद्रक नहीं होगा, ठीक है। और इनमें कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है ना। केंद्रक अगर होगा भी तो असंगठित होगा, यानी संगठित नहीं होगा। और इसमें कोशिकांग नहीं होगा। ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, खासतौर से ज्यादातर एक कोशिकीय ही होते हैं। इनमें भोजन की बात करें तो ये स्वपोषी और विषमपोषी भी हो सकते हैं। तो ये हो गया मोनेरा। नेक्स्ट आपका है प्रोटिस्टा, है ना। कौन है, प्रोटिस्टा।
तो प्रोटिस्टा जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव जो कि यूकेरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकेरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब यूकेरियोटिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अर्थात इनकी जो कोशिकाएं होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। इसमें जो कुछ जीव होते हैं वो गमन करते हैं, तो गमन करने के लिए उसमें जैसे मनुष्य में या जीव जंतु में पैर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, लेकिन प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं होता। प्रोटिस्टा में गमन करने के लिए या तो उनमें सिलिया पाया जाता है, सिलिया जो कि एक धागे नुमा संरचना होता है, सिलिया हो गया। आपको और बता देते हैं यहाँ पे इसमें क्या होता है, तो सिलिया होता है ना, सिलिया पाया जाता है, या फ्लैजिला जिसको बोलते हैं, एक और भी है फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसी संरचनाएं होती है जो धागे नुमा संरचना होती है। आपने कभी पैरामीशियम का शायद मेरी फोटो देखा हो, तो पैरामीशियम का जो फोटो होता है ना इस प्रकार से होता है, चप्पल के आकार का, ना कैसा होता है, चप्पल के आकार का इस प्रकार का होता है, जिसमें ऐसे ऐसे करके ना कुछ बने होते हैं। तो ये जो पतले पतले धागे में जो संरचना होती है ना जो चारों तरफ होती है, यही इनका फ्लैजिला या सिलिया होता है, जिसके माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, गमन करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये स्वपोषी भी होते हैं। कौन? तो प्रोटिस्टा स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत भी आपको जो एग्जाम्पल में आते हैं वो आपका हो गया कि एक तो शैवाल होता है ना। देखिए नील हरित शैवाल अलग चीज है, ये नीले हरे रंग का पौधे जैसा जो होता है ना वो नील हरित शैवाल है। इसमें सिंपल शैवाल होते हैं, डाइटम, ठीक है, क्या होते हैं, डाइटम इसके उदाहरण में आते हैं, और प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ। तो ये इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं। ये सब क्या हो गए आपके आपका प्रोटिस्टा का उदाहरण। कौन कौन? शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, तो आपके उदाहरण हो गए किसका, प्रोटिस्टा के। अब सिंपल वर्ड में कैसे बोल सकते हैं इसको, तो सिंपल वर्ड में यही कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो कि जिसमें अंतर्गत एक यूकेरियोटिक जीव आते हैं, इसमें गमन करने के लिए सिलिया या फ्लैजिला पाया जाता है, और ये तो स्वपोषी होगा या तो विषमपोषी होगा, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन आएगा, तो शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इसके उदाहरण हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है फंजाई, क्या है, फंजाई। देखिए फंजाई के बारे में, फंजाई, ठीक है ना। देखिए फंजाई जो होता है वह विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है, अर्थात ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर रहता है, ठीक है ना। अपना भोजन ये कभी भी स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, ठीक है। और ये जो होता है अपने पोषण के लिए जो सड़े गले कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उन पे निर्भर करता है, अर्थात कि अगर कुछ सड़ गल रहा है उन जगहों पे ये जल्दी से पनपता है, ठीक है ना। आप इसे मृत जीवी भी कह सकते हैं। मृत जीवी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये मरे हुए जो पदार्थ वस्तु होते हैं या जीव जंतु जो होते हैं जो मर चुके हैं ना उनके आसपास में ये बहुत जल्दी पनपता है, अतः ये अपना भोजन उन्हीं जीवों से प्राप्त करता है, इसलिए इसे मृत जीवी भी कहते हैं। इसके जीव जो होते हैं ना जीवित पर, ये जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इसका जो ये जो क्या करते हैं कि जो जीव होते हैं, जीव के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जीवित जीव द्रव्य जो होता है ना अपने भोजन के लिए उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं, अर्थात तो उसी से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। अतः इसे हम लोग परजीवी भी कहते हैं। परजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने जीव के लिए दूसरे जीव पर भी निर्भर रहता है ये ना। कोई इसको अगर पोषण करा दे तो ये आराम से पोषण ले लेता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी भी कहते हैं, ठीक है ना। इनमें जीवन की जो अपना जीवन होता है इनमें कई सारी अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। बहुकोशिकीय क्षमता ये प्राप्त भी करते हैं, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव भी बन सकते हैं, अर्थात इसमें कई सारे आपको
कोशिकाएं पाई जाती है। इसे फंजाई अथवा कवक ना, फंजाई को हम लोग कवक के नाम से भी जानते हैं। इनमें एक शर्करा पाया जाता है जो जटिल होता है, जिसका नाम है काइटिन। तो इसमें काइटिन नामक शर्करा पाई जाती है, जिससे कि इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है ना। इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसका होता है, तो शर्करा जो होता है ना, जिसका नाम काइटिन है, उसका बना होता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल में ईस्ट आएगा, ईस्ट, ठीक है ना, क्या आएगा, ईस्ट है। दूसरा आपका है मोल्ड, ठीक है, मोल्ड और मशरूम, ठीक है। अगर कोई चीज ना जाने तो आप लोग मशरूम में भी जानते ही होंगे, और मशरूम बहुत लोग खाए भी होंगे। हाई प्रोटीन इसमें पाया जाता है, लगभग 90% से ऊपर इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो जो मशरूम होता है वो क्या है, एक प्रकार का फंजाई है, अर्थात एक कवक है, जिसे हम लोग खाते भी है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मशरूम कहाँ उगता है, तो जो सड़ा गला चीज होता है ना, जहाँ पे सड़े गले जैसे पेड़ पौधे सड़ रहे हो या कुछ और भी चीज सड़ रहा हो, उसी जगह पे आप मशरूम को देखते होंगे कि ये जल्दी से वहां पे उगता है, अर्थात पनपता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ईस्ट हो गया, मोल्ड भी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फंजाई हो गया। इसके अलावा ये जो आपका फंजाई है, ये फंजाई जो होते हैं, इसकी कुछ जो ऐसी प्रजातियां हैं जो नील हरित शैवाल के साथ अपना अंतर संबंध बनाती है, ठीक है ना। अंतर संबंध अर्थात नील हरित शैवाल के साथ वो रहती है, उसी का भोजन इस्तेमाल करती है और उसको भी जीवित रखती है। वैसे जीव को हम लोग सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी, ठीक है ना। किसको कहेंगे, जो कि नील हरित शैवाल के साथ अपना जो ये होता है ना जीवन, वो चलाती है, तो उसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। इनमें आपको खास तौर से लाइकेन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, लाइकेन, ठीक है। तो ये लाइकेन जो होता है वह नील हरित जो शैवाल होता है उसी के साथ ये भी रहता है, ठीक है ना, नील हरित शैवाल के साथ रहता है, इसलिए ये क्या होता है, इसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। एक साथ नील हरित शैवाल भी जीवित रहता है और ये भी जीवित रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार का ये भी फंजाई है। ये जो होता है अक्सर पेड़ों के जो छाल के जो रंगीन धब्बे होते हैं, जहाँ पे आपने ग्रीन ग्रीन रूप में देखा होगा, उन जगहों पे लाइकेन पाया जाता है ना। पेड़ के जो छाल होते हैं आप देखते होंगे कहीं पे हरे हरे रंग के उसका छाल हो जाता है, तो शैवाल के कारण जो होता है बेसिकली उन्हीं के पास ये भी पाया जाता है, उसी शैवाल में आपका लाइकेन भी पाया जाता है, इसलिए वो रंगीन दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्लांटी, ठीक है ना, प्लांटी। प्लांटी मतलब कि हम लोग पेड़ पौधे से संबंधित यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, जो कि इसके अंदर जो कोशिका होता है वो यूकेरियोटिक होते हैं ना, अर्थात ये बहुकोशिकीय जीव है जिसमें कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती है, और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। और ये क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, पोषण के मामले में स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तैयार कर लेते हैं, अतः ये क्या है, तो स्वपोषी है। अच्छा, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब करते हैं पेड़ पौधे, जब पेड़ पौधे की पत्तियों में, है ना, क्लोरोफिल नामक जो तत्व होता है, जो अवयव होता है, वो पाया जाता है, तभी उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये जो प्लांटी वर्ग है ना, इसके अंतर्गत हर प्रकार के पेड़ पौधे को ही रखा गया है। प्लांटी में किसको रखा गया है, तो पेड़ पौधे को रखा गया है ना। पौधे और जंतुओं में सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात दिखाई देने वाले सबसे ज्यादा जो जीव जंतु होते हैं, या तो वो पेड़ पौधे होते हैं या तो जीव जंतु होते हैं, है ना। तो इसी के लिए हम लोग प्लांटी और एनामिलिया जब पढ़ेंगे तो प्लांटी के भी कई सारे अंग, कई सारे पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात इसके उप वर्ग के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, किसके, तो प्लांटी के। अब प्लांटी के कई सारे उपवर्ग होते हैं जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी समझ लेते हैं एनामिलिया पहले।
ठीक है। लास्ट कौन है आपका? एनेमिलिया, ठीक है। तो जो एनेमिलिया, एनेमिलिया में हर प्रकार के जीव जंतु आते हैं, या ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती? यूकेरियोटिक है लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं, उसकी जगह पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। हम लोगों में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और ये जो जीव होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो एनेमिलिया है, एनेमिलिया खास तौर पे विषमपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने भोजन के लिए खुद स्वयं भोजन बनाते हैं, हम लोग बनाते नहीं बल्कि हम लोग पकाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? पकाते हैं। तैयार भोजन को बस उसको बॉइल करते हैं या जो भी है टोस्ट करते हैं और फिर खा जाते हैं। तो हम लोग भोजन तैयार नहीं करते, हम लोग पकाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग विषमपोषी हो गए। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि बना लेते हैं। इसलिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? स्वपोषी। अब आते हैं, मैंने आपको पहले बताया प्लांटी के बारे में कि प्लांटी के कई सारे भाग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब प्लांटी को बांटा गया तो किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसको बांटा गया? तो देखिए, पौधे जो होते हैं वो प्रथम अर्ध स्तर के, पोषी की अगर बात करें तो ये फर्स्ट सबसे पहला पोषी स्तर होता है, ठीक है ना। तो प्रथम स्तर का ये वर्गीकरण जो होता है वो इनके पादप शरीर के प्रमुख जो घटक होते हैं ना उसमें विकसित और विभेद यानी कि अंतर के रूप में इसको देखा गया है, ठीक है। अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं ये पादप के शरीर में या तो वो जलीय होते हैं या अन्य पदार्थ, जल या अन्य पदार्थों का संवहन करते हैं, ठीक है। और इनमें संवहन के लिए पेड़ पौधे में जल और उनके जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके संवहन के लिए विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है ना, उपस्थित होते हैं। इसी के आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया, कई प्रकार के वर्गों में रखा भी गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बीज धारण की क्षमता की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें बीज धारण करने की क्षमता होती है, अर्थात उसमें बीज उत्पन्न होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कि बीज उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो बीज जो होते हैं या तो वो फल के अंदर पनपते हैं या फल के बाहर, मतलब उसमें फल नहीं होता, डायरेक्ट उसका सीड्स ही होता है, बीज होता है, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर पेड़ पौधे को यानी कि प्लांटी को बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला आपका पढ़ना है प्लांटी के बारे में, इसमें आपको थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है, थैलोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो थैलोफाइटा होता है इसके जो शारीरिक संरचना होती है तो ये विभेदित नहीं होता, अर्थात जैसे कि पेड़ पौधे में जड़, उनके पत्तियां, उनकी तनाएं सब अलग अलग होती है, लेकिन जो थैलोफाइटा है इसमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें जड़, पत्ती, तना ये सब पता नहीं चलता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत खास तौर से आपको शैवाल आते हैं। कौन आते हैं? तो शैवाल, है ना। थैलोफाइटा में कौन आता है? शैवाल। आप शैवाल जब देखे होंगे तो शैवाल में आप ये बता ही नहीं सकते कि इसका जड़ किधर है, इसकी तना किधर है, इसकी पत्तियां किधर है, ठीक है ना। अगर शैवाल नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसका एक पिक्चर मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप उस वहां पे आप शैवाल देख सकते हैं ना। जो शैवाल होगा उसमें आपको पत्तियां, उसकी जड़ें, उसकी कुछ शाखाएं भी पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। और ये जो शैवाल होते हैं, ठीक है, और खास तौर से ये जो होता है थैलोफाइटा, ये जलीय जीव होते हैं, मतलब जलीय पौधे होते हैं। जो जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं ना वही इसका मेनली क्या बोलते हैं कि एक अंग है, ठीक है। थैलोफाइटा क्या है? तो जलीय पौधे हैं, जल में उगने वाले पौधे हैं, जिसके अंतर्गत आता है आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना। यूलोथ्रिक्स करके एक पौधा होता है जो जल के अंदर पाया जाता है।
उसके अलावा कैलेडोफोरा, ठीक है, कैलेडोफोरा हो गया, अलवा, ठीक है ना, अलवा हो गया, अस्पाइरोगाइरा, ठीक है, अस्पाइरोगाइरा ये भी हो गया, और काड़ा, ठीक है ना, क्या है, काड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं। ये सभी के सभी पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं, और सभी के सभी बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंतर्गत आप जो है पत्तियों का भी भेदन नहीं कर सकते, उसके तनाव का भी भेदन नहीं कर सकते, उसकी जड़ों का भी भेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आपको जो पढ़ना है वो है दूसरा नंबर ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा में है ब्रायोफाइटा। समझिएगा, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, जिस प्रकार से जंतु में उभयचर होते हैं, है ना, उभयचर मतलब कि जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रह लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा भी कुछ ऐसा ही पौधे हैं जो कि जल में भी पाए जाते हैं और जल के बाहर भी पाए जाते हैं, अर्थात ये उभयचर पादप हो गए, उभयचर पौधे हो गए। ये जो पादप होता है, यानी ये जो पौधे होते हैं, इसमें तना और पत्ती जैसी संरचनाएं विभाजित होती है, अर्थात इसमें तना, ये जो पौधे होते हैं इसमें ये जो पौधे ये पादप जो होते हैं, इसमें आपको तना और पत्ती साफ साफ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरे चीजों का भी, मतलब यानी कि खाद्य पदार्थों का संवहन जो होता है वह किसी उत्तक के द्वारा नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई विशेष उत्तक नहीं पाए जाते जो कि जल का और उनके द्वारा जो खाद्य पदार्थ होता है ना, जो निर्मित होता है या कहीं दूसरे से भी गेन कर लेते हैं, तो उन खाद्य पदार्थों का संवहन करने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम नामक दो ऐसे संवहन उत्तक होते हैं जो जल और भोज्य पदार्थों का। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉश आते हैं। मॉश एक प्रकार का जलीय जीव है, या फिर यूं कहें कि ये दोनों जगह पे पाए जाने वाला जीव हो गया, पौधा हो गया। और मार्केसिया, ठीक है ना, क्या है आपका मार्केसिया। ये ऐसे जीव हैं, ऐसे पौधे हैं जो कि आपको जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा नंबर में आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। तो टेरिडोफाइटा है, तीसरा नंबर कौन सा है, टेरिडोफाइटा। देखिए ये जो पौधे होते हैं इसमें जड़ तना पत्ती ये सभी के सभी साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि इसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्ती भी होगा, ये सभी विभेदित होते हैं। और इनमें जल तथा जो अन्य जो संवहन जो पदार्थ होते हैं उनके संवहन के लिए संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब कि जो टेरिडोफाइटा जो जीव होता है ये लगभग पौधे का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, पूर्ण रूप होता है, जिसके अंतर्गत आपको मार्सिलिया आता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत फर्न आते हैं, ठीक है ना। फर्न हो गए, आपका हॉर्स टेल हो गया, ठीक है, हॉर्स टेल ये भी एक प्रकार का पेड़ ही है, पौधा ही है। तो ये सब आते हैं। ये आपका कौन कौन हो गया, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल। ये सब आपको टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जड़ तना पत्ती सभी के सभी विभेदित होते हैं। और इसमें जल के लिए और अन्य पदार्थ जो होते हैं संवहन जो होते हैं संवहनीय पदार्थ होते हैं उसके संवहन के लिए खास प्रकार के उत्तक भी पाए जाते हैं, है ना। इन तीन समूहों में, ठीक है, ये जो आपका मार्सिलिया, फर्न और हॉस्टेल जो होता है इनमें पौधे में जननांग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि इनमें जो जननांग जनन के जो अंग होते हैं ना वो अप्रत्यक्ष होते हैं।
और इनमें बीज उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसके एक और नाम है क्रिप्टोगैम, ठीक है ना, क्रिप्टोगैम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीज उत्पादन नहीं कर सकती। इसमें जो जनन क्षमता है, जनन अंग जो होते हैं, जन्नांग जो होते हैं, वो अप्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए इनमें बीज का उत्पादन नहीं होता, ये बीज रहित होता है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। अगर बात करें इसी के अंतर्गत ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें कि जन्नांग पूर्ण रूप से विकसित होता है और विभेदित भी होता है, जिनमें ये आपके जनन की क्रिया होती है और बीजों का उत्पादन भी होता है, जिसे हम लोग फैनरोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैनरोगैम, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें कि बीज उत्पन्न नहीं होते और एक जिसमें कि बीज उत्पन्न होते हैं। जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते उसे क्रिप्टोगैम कहते हैं, जिसमें बीज उत्पन्न होते हैं उसे फेनरोगैम कहते हैं, फेनरोगैम कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो बीज उत्पादन होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा, जिस प्रकार से जीव जंतुओं में जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें भी वैसे ही जीव की तरह ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है बीज को उत्पन्न करने के लिए। और ये जो बीज होते हैं, बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसका विकास जीवों के रूप आपको ये जिसका उपयोग जो होता है ना, जो जीव के अंदर जो भी मतलब भ्रूण, बीज के अंदर जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अलावा उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो भ्रूण को प्रारंभिक विकास और अंकुरन के लिए जो अंकुरन का जो टाइम होता है उस टाइम में सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो बीज के जो अवस्था होता है, अवस्था के आधार पर इस वर्ग के जो पौधे होते हैं ना, उसे भी दो वर्गों में बांटा गया, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो इसे फिर हम लोग दो वर्ग में और बांट देते हैं, ठीक है ना। एक आपका क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और दूसरा का क्या नाम है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो दो प्रकार के पौधे यहां से हो गए, किसमें? फैनरोगैम में। फैनरोगैम में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो आपका होगा जिम्नोस्पर्म और एक जो हो गया आपका एंजियोस्पर्म। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी, है ना, नग्न बीज होते हैं, अर्थात ये बहुत ही छोटे बीज उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे बीज इनमें उत्पन्न होते हैं। और दूसरा नग्न इसलिए भी कहते हैं इसको क्योंकि ये फल के अंदर नहीं होता, अर्थात ये डायरेक्ट इसमें सीड्स का उत्पादन होता है, इसलिए इसे नग्न बीज भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड, दूसरा जो है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो फल के अंदर जो बीजांड होते हैं ना, बीजांड के जगह पे ये फल के अंदर इसके बीज उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चौथा नंबर आपको पढ़ना है वो आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। किसको? तो जिम्नोस्पर्म। चौथा नंबर में कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म क्या है। तो जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीजी उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये जो होता है ग्रीक शब्द, जो आपका दो वर्ड है ग्रीक शब्द में, एक का नाम है जिम्नो, ठीक है ना, एक आपका वर्ड हो गया जिम्नो और दूसरा हो गया स्पर्म। इन दोनों के मिलने से ये बना है, ठीक है ना, जिसमें जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, क्या होता है? नग्न, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, क्या होता है? तो बीज, अर्थात ये जो है नग्न बीज इसीलिए कहता है, जिम्नो का मतलब क्या है? नग्न, स्पर्म का मतलब बीज। तो ऐसा बीज जो नग्न बीजी होता है उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है क्या है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, लैटिन यानी कि ग्रीक वर्ड है, जिसमें जिम्नो का स्पर्म नग्न और जिम्नो का जो अर्थ होता है वो नग्न होता है और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, ठीक है ना। अर्थात इन दोनों के मिश्रण से ये नग्न बीजी बना। और ऐसे पौधे जो नग्न बीजी उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं।
ये जो पौधे होते हैं बहुवर्षीय सदाबहार, है ना, अर्थात ये हमेशा हरा रहने वाला पौधा होता है, सदाबहार होता है, और ये काष्ठीय होते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण के अंतर्गत आप पाइनस, ठीक है ना, एक पाइनस एक पौधा होता है, आप सर्च मार के देखिएगा पाइनस के बारे में, वो आपको दिख जाएगा। तो पाइनस, साइकस, ये हो गया पाइनस और साइकस, ठीक है। तो इसके उदाहरण में पाइनस और साइकस, इन प्रकार के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ये आते हैं, जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट जो है एंजियोस्पर्म, ये आपका पांचवा है ना। तो पांचवा में आपका एंजियोस्पर्म, समझिएगा। एंजियोस्पर्म भी दो ग्रीक शब्द से ही बना है, एक तो होता है एनजीओ, एक कौन सा है एनजीओ, और दूसरा क्या है स्पर्म, है ना, दूसरा स्पर्म। तो ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें एनजीओ का जो मतलब होता है वो होता है ढका हुआ, क्या होता है, ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, तो बीज होता है, यानी वैसा बीज जो क्या हो, ढका हुआ हो, है ना, अर्थात फल, है ना, अर्थात फल से क्या हो, ढका हो, वैसे बीज को हम लोग एंजियोस्पर्म बीज कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे पौधे को एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनमें पुष्पी पादप जो होते हैं ना, ये भी अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसमें फूल भी होते हैं, इसलिए इसे पुष्पी पादप कहते हैं, ठीक है। अर्थात इनके जो बीज होते हैं ना, वो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। पहले तो फूल आते हैं, फूल से फल बनता है, और उसके अंदर इनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, ठीक है ना। और बीजों का विकास कहाँ होता है, तो बीजों का विकास होता है वो अंडाशय के अंदर, जो फल होते हैं ना, फल के अंदर जो अंडाशय होता है, वहां पे बीजों का विकास होता है, जो बाद में क्या बन जाता है, तो फल बन जाता है। बाद में पूरा अंडाशय क्या होता है, फल बन जाता है, ठीक है ना। जो कि बीजों में, ठीक है, जो बीज होते हैं, बीज पत्रों में, बीजों में बीज पत्र होता है। बीज पत्र का कहने का मतलब क्या है कि ये दो या एक पार्ट में बटा हो सकता है, जो अंकुरन के पश्चात हरा हो जाता है, ठीक है ना। अंकुरन जब होता है तो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, जिसके अंदर से पौधा निकलना शुरू होता है। तो ये बीज पत्रों में बटा होता है। इनके बीज पत्रों के संख्या के आधार पर जो एंजियोस्पर्म होता है, ये दो भागों में बांटा गया, एक बीजी पत्र वाले पौधे, और दूसरा जो होता है आपका दो बीज पत्र वाले पौधे। तो फिर इसे हम लोग कितने वर्गों में बांट दिए, दो वर्गों में, एक बीज पत्री, एक बीज पत्र, और दूसरा को दो बीज पत्र, है ना, दो बीज पत्र। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार के हो गए, है ना। एक हो गया आपको एक बीज पत्र, और दूसरा हो गया द्विबीजपत्री, ठीक है ना। अब एक बीज पत्र क्या होता है, दो बीज पत्री क्या होता है, उसके बारे में हम लोग को समझना है ना। तो समझिएगा, देखिए आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जिसमें से केवल और केवल उसको तोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ दीजिएगा तो वो अंकुरन नहीं कर पाएगा, तो वैसे बीज को हम लोग एक बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बीज पत्र। जैसे आप धान देख लो, धान भी धान एक बीज पत्र होता है आपका। आप गेहूं देख लो, वो भी एक बीज पत्र होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो बीज हो गए जिसे जिसमें केवल और केवल एक पूरा बीज होता है, वो आपका एक बीज पत्री हो गया, ठीक है ना। दूसरा जो द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री वैसे पौधे को कहते हैं जिनको बीज जो होता है ना, दो पार्ट में आसानी से बढ़ जाता है। जैसे आप चना का देखते होंगे कि दो पार्ट में बढ़ जाता है, मसूर को देखते होंगे, यानी कि दलहनी फसलें खासतौर से इसके अंतर्गत आती है, जो दो पार्ट में आसानी से क्या होता है, बढ़ जाता है, उस वैसे पौधे को द्विबीजपत्री पौधा और वैसे बीज को द्विबीजपत्री बीज कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो पादप वाला सेगमेंट था, अर्थात जो प्लांटी सेगमेंट है, ये आपका पूरा का पूरा प्लांटी खत्म हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो एनिमिलिया। मैंने आपको पहले बोला कि प्लांटी और एनिमिलिया का ही कई सारे पार्ट्स है, क्योंकि विशेषकर से इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु ही दिखाई देते हैं, इसलिए प्लांट्स को कई
भागों में बांटा गया है, कई उपवर्गों में बांटा गया है। उसी प्रकार से जो एनीमिलिया है, एनीमिलिया को भी कई वर्गों में बांटा गया है। तो एनीमिलिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे ना, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वाले में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।